मेरा नाम अंकुल कुमार, मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल PCM20 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल कक्षा 10 की एक्सरसाइज कक्षा 10 का पहला चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन किया था दोस्तों, जिसमें से हम पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हल कर लिए थे और आज पहले क्वेश्चन का हम दूसरा हल दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। तो दूसरा दोस्तों हल ये है जिसमें आपको दो संख्याएं दी जाएंगी और आपको HCF ज्ञात करना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारा ये है 196 और 38,220। दोस्तों आइए इसको हम एक आसान विधि के माध्यम से हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको हल डालना है, फिर 196 और 38,220 को आप लिखिए, फिर दोनों में एक कंपेयर कीजिए कि कौन सी संख्या हमारी सबसे बड़ी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि 38,220 वाली संख्या हमारी बड़ी, तो इसकी तरफ हम बड़े का चिन्ह लगा देते हैं। दोस्तों ये बड़े का जो चिन्ह होता है इसको हम इसलिए लगाते हैं, इससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा इसमें से भाज्य होगा और कौन सा हमारा भाजक होता। तो इसीलिए दोस्तों हम ये बड़े का चिन्ह लगा देते हैं। तो इससे बात ये क्लियर हो जाती है, जिस तरफ बड़े का चिन्ह लगा होगा, मुँह खुला होगा, वो हमारा भाज्य होता है और जिस तरफ बंद होगा वो हमारा भाजक होता है। तो दोस्तों आइए हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हल कर सकते हैं। प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो दोस्तों यहाँ से हमको ये चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की समीकरण होती है बराबर BQ + R, और फिर जहाँ पर होता है कि 0 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू R और आज R इज लेस देन B। तो दोस्तों उसका हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, केवल हमको यही कंडीशन यहाँ पर बतानी है, क्योंकि एल्गोरिथम के माध्यम से यानी चरणों के माध्यम से हमको इसमें केवल बताना है। तो दोस्तों ये समीकरण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस दी हुई संख्याओं में हम क्या करते हैं, इधर भाग प्रक्रिया लागू करते हैं। तो दोस्तों हमको 196 से 38,220 को भाग देना है। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कितनी संख्याएं 3, तो यहाँ की पहले 3 संख्याएं हम लिखेंगे। फिर देखते हैं कि इन 3 संख्याओं में इस 3 संख्याओं को किस संख्या से गुणा करें कि इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो दोस्तों अगर हम 2 से भी यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो 382 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम कितनी बार में करेंगे, एक ही बार में लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा 196। फिर इसको हम यहाँ से घटाते हैं दोस्तों, यहाँ से हासिल लेंगे हो जाएगा 12, और 12 में से 6 गए कितना बचा 6, यहाँ पर रहेगा 7 और यहाँ से हासिल लेंगे हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया कितना बचा 9 1 10 यानी कि 8, तभी तो होगा 17। अब फिर यहाँ पर रह गया 2, 2 में से 1 गया कितना बचा 1। फिर दोस्तों ये वाला टर्म हम 2 उतारते हैं, फिर हम यहाँ इसको भाग करते हैं 9 से, किससे 9 से, क्योंकि 9 छाक 54 के 4 हासिल लाया 5 और 9 9 81 और 5 86 हासिल लाया 8, 9 1 कम 9 और 8 कितना होगा 17। फिर यहाँ हासिल लेंगे हो जाएगा 12 और 12 में से 4 गया कितना बचा 8, यहाँ पर रहेगा 5, यहाँ से हासिल जाएगा हो जाएगा 15 और 15 में से 6 गए कितना बचा 9 6 15 यानी कि 9 बचा। यहाँ पर रहेगा 7, 7 में से 7 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। फिर दोस्तों ये वाला जो 0 है इसको भी हम यहाँ पर उतारते हैं। फिर हम दोस्तों कितनी बार में इसकी गुणा करें 6 पंचित यानी कि 5 से अगर इसकी हम गुणा करते हैं
क्या इतना प्राप्त होगा। 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल आया 3 और 9 पचे 45, 45 3 48 हासिल आया 4, 5 एकम 5 4 9। दोस्तों यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। और हमने क्या बताया था कि जब हम भाग की प्रक्रिया लागू करते हैं और जहाँ पर हमें शेषफल प्राप्त हो जाए वहीं से हम प्रक्रिया को रोक देते हैं और प्रक्रिया को रोकने के पश्चात यह देखते हैं कि उसमें प्राप्त हमारा भाजक कौन है। तो इसमें दोस्तों ये प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हुई। तो प्रक्रिया का भाजक कौन है हमारा 196। तो हम क्या बताएं कि जब हमारा R 0 हो जाता है तो उस प्रक्रिया में प्राप्त भाजक ही हमारा HCF कहलाता है। तो दोस्तों आइए इसको हम इस समीकरण के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो A बराबर A का मतलब क्या होता है भाज्य। तो भाज्य हमारा कितना है भाई, भाज्य यही तो होगा, क्यों। और ये हमारा भाजक होता है और इधर ये हमारा भागफल होता है और नीचे शेषफल आता है। तो भाज्य यानी कि A जो हमारा होता संकेत करता है भाज्य की तरफ। तो भाज्य बराबर हमको करना है यानी कि 38 220 बराबर B2 संकेत करता है भाजक की तरफ। तो भाजक हमारा कितना है 196 और फिर गुणे क्यों संकेत करता है भागफल की तरफ। तो 195 हमारा भागफल है और प्लस शेषफल कितना आया है 0। दोस्तों यहाँ से हमको A पता चल जाता है कि R बराबर यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा तथा प्राप्त भाजक ही हमारा HCF होगा। तो दोस्तों इसमें भाजक हमारा कितना है 196। तो 196 यानी कि HCF बराबर हमारा कितना आ गया। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ अगर हम और लिख दें कि HCF कितनी संख्याओं का है यानी कि कौन कौन सी संख्याओं का कितना HCF आया है। तो 196 और 38 220 यानी 196, 38 220 संख्याओं का HCF कितना आया है हमारा 196। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि ये 2 संख्या हमको दी गई हैं और इनका हमको HCF ज्ञात करना है। और HCF किसकी सहायता से ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो सबसे पहले हमने क्या किया हल लिखा, फिर ये दोनों संख्याएं लिखी, फिर हमने इन दोनों संख्याओं में कंपेयर किया कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन है। तो हमने देखा कि 38 220 196 से बड़ी है, तो इसकी तरफ दोस्तों हमने बड़े का चिन्ह लगा दिया। तो बड़े का चिन्ह हम लगा दिए तो इससे हमको यह पता चल गया कि ये हमारा हो गया भाज्य और ये हमें भाजक प्राप्त हो गया। तब दोस्तों यहाँ पर हम भाग की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर 196 से 38 220 को हमने भाग दिया। तो हमने सबसे पहले एक बार फिर लगाया, फिर हमने पूरे चरण को इस प्रकार हल कर लिया। फिर हमने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से समीकरण की सहायता से हमने इस टर्म को हल कर दिया। और फिर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो उस प्रक्रिया में प्राप्त हमारा भाजक ही HCF कहलाता है। तो दोस्तों इसको हमने विधिवत यहाँ पर लिख दिया है। हमने यहाँ पर लिखा इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर R बराबर हमको 0 प्राप्त हो गया है तथा जिसमें प्राप्त भाजक ही हमारा HCF होगा। तो इसमें दोस्तों हमारा भाजक कितना है
196 है, तो 196 हमारा HCF होगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। दोस्तों तीसरा सवाल ये कहता है, जिसमें हमको दिया गया है 867 और 255। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही प्रक्रिया कि दोनों संख्याओं को हम लिख लेते हैं। 867 और 255 को हमने लिख लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि 867 हमारी 255 से बड़ी है, तो हमने बड़े का चिन्ह लगा दिया। फिर अब दोस्तों हमको पता चल गया कि भाज्य हमारा हो गया, ये भाजक हो गया। फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले इधर हम क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं। 255 से हमको भाग देना है किसको, 867 को। तो दोस्तों हम कितनी बार इसमें लगाएं, अगर हम 4 बार में लगाते हैं तो हो जाएगा 900, तो हो जाएगा ज़्यादा। अगर 3 बार में हम इसको लगा देते हैं, कितने बार में, 3 बार में, तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल आया 1, 5 तिहाई 15 1 16 हासिल कितना आया 1, 9 भाई 5 तिहाई 15 के 5 हासिल आया 1, 5 तिहाई 15 1 16 हासिल कितना आया 1, और 3 दूनी 6 1 7। फिर यहाँ से इसको हम घटा देते हैं, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, यहाँ 0 और यहाँ पर कितना रह जाएगा 1। फिर दोस्तों हम यहाँ पर इस चीज़ को लिख देते हैं, क्या, भाज्य बराबर, अर्थात 867 बराबर 255 और गुणे 3 और प्लस 102। फिर कंडीशन क्या दिखाना है कि r इज नॉट इक्वल टू 0। भाई भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल 0 नहीं हुआ है भाई, तो हमने ये कंडीशन लिख दी। फिर क्या करते हैं, जब शेषफल हमको 0 प्राप्त नहीं होता है तो इस शेषफल को हम बना लेते हैं भाजक और भाजक को बना लेते हैं भाज्य। दोस्तों अब कितनी बार में जाएगा, अगर इसको हम 2 बार में ही केवल लगा सकते हैं तो कितना हो जाएगा 204। क्यों, 2 दूनी 4, सिफड़म सिफड़म और 2 1 2। यहाँ कितना रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 5, हो गया 51। फिर दोस्तों फिर ये वाले कंडीशन पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहाँ से हमको भाज्य बराबर कितना प्राप्त हो गया है, 255 बराबर 102 गुणे 2 और प्लस 51 कॉमा r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, अब फिर हमको शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ तो फिर शेषफल को हम भाजक बना लेते हैं और भाजक को हम भाज्य बना देते हैं। फिर दोस्तों इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं 51 102। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 बार में अगर इसकी हम गुणा करते हैं तो 2 1 2 और 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
तो फिर यहाँ से इस चीज़ को हम लिख देते हैं क्या 102 बराबर 51 गुणे 2 और प्लस 0 कामा r बराबर 0। अब शेषफल हमको यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया। तो जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हमको यह पता चल जाता है कि उस दिए हुए चरण में जो हमारा प्राप्त भाजक होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। यानी कि भाजक कितना है हमारा 151 है, तो HCF बराबर कितना हो गया, HCF किसका लिख दो संख्या ये 867 कामा 255 का बराबर 51। दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार इसको हम रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको पुनः। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, फिर हमने इसमें कंपेयर किया कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन है। तो हमने देखा कि 255 से 867 संख्या हमारी बड़ी है, तो हमने इसकी तरफ बड़े का चिन्ह लगा दिया। और दोस्तों हमने शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ कि जिस तरफ बड़े का चिन्ह होगा वो हमारा भाज्य होगा और जिस तरफ बंद होगा वो हमारा भाजक। फिर दोस्तों हम इसको यहाँ भाग के माध्यम से हल करते हैं। भाग के माध्यम से दोस्तों हम इसलिए हल करते हैं क्योंकि हमको एल्गोरिथम जो हमने शुरू में बताया था कि एल्गोरिथम की सहायता से हमको HCF ज्ञात करना है, तो उसमें चरण वाइज हमको दिखाना पड़ेगा कि पहले चरण में आपने क्या किया, दूसरे चरण में क्या किया, तीसरे चरण में आपने क्या किया। दोस्तों इसीलिए हम इस तरह तब इसको हल करते हैं, तो इधर लिखने में दोस्तों हमें आसानी प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ हमने की विधौत हमने आपको इधर समझा दिया है। अब फिर दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। दोस्तों इसको हमको रूपों के माध्यम से दिखाना है कि तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम मानते हैं, क्या मानते हैं, माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। और दोस्तों आपके क्वेश्चन में 6 क्यों प्लस 1 के रूप का, तो दोस्तों b बराबर हमको दिया गया है कितना 6। अब दोस्तों आपको ये बताते हैं कि b बराबर हमने 6 किस तरह लिखा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा कि 6 क्यों प्लस 1 के रूप का है। तो दोस्तों यहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि ये हमारा होता है भाजक और ये होता है हमारा भागफल और प्लस में क्या होता है शेषफल आता है।
तो इस रूप से हमको यह पता चल जाता है कि यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम इस तरह लिखें, इस तरह, तो कंपेयर करने से हमको क्या पता चलता है कि b बराबर 6 है और q बराबर क्यों और r बराबर 1। तो दोस्तों वहीं से b बराबर हम 6 निकाल लेते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये बात समझ में आप लोगों के आ गई होगी। फिर अब दोस्तों अब सबसे पहले हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि दोनों संख्याओं को पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं। पहली हमने a माना और दूसरा हमने 6 माना। दोस्तों संख्या a और संख्या 6 में बड़ी संख्या कौन है? अगर हम 6 की तरफ बड़े का चिन्ह लगाते हैं ये भी गलत बात हो सकती है, और क्योंकि हमको यह ज्ञात नहीं है कि a का मान हो सकता हो 6 से ज़्यादा भी हो सकता हो, तो इसलिए हम सबसे पहले बड़े का चिन्ह केवल a की तरफ करते हैं। जब हम बड़े का चिन्हांक a की तरफ कर दें तो ये दोस्तों हमारा हो गया भाज्य और हमें प्राप्त हो गया भाजक। फिर दोस्तों यहाँ पर हमको क्या लिखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज इक्वल टू एंड लेस देन आर और आर लेस देन बी। दोस्तों ये चीज़ का हमने जिक्र पिछली कक्षा में आप लोगों को विधिवत तरीके से बताया था। फिर एक बार हम इसको फिर रिवाइज कर दे रहे हैं कि जो आर का मतलब शेषफल हमारा 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन बड़ा उतना आ सकता है कि कभी भी हमारे भाजक से बड़ा नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये है कि शेषफल हमारे 0 से बड़ा तो आ सकता है लेकिन भाजक से बड़ा नहीं आ सकता। यहाँ पर दिया गया कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन r कभी b से बड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस चीज़ का हमने जिक्र पिछली कक्षा में बहुत गहराई से इसको हमने बताया था आप लोगों को। अब ज़्यादा हम समय न लेते हुए इस चीज़ को हल करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, भाज्य हो गया, तो यानी कि 6 हमारा हो गया भाजक और a हमारा हो गया क्या, भाज्य। भाई a हमको प्राप्त करना है तो हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई क्यों हमारा कोई भागफल प्राप्त हो रहा होगा और शेषफल हमारा r आ रहा होगा। फिर इस कंडीशन से हम पता लगाते हैं, किस कंडीशन से, कि r लेस देन b से, यानी कि हमारा r का मान b से बड़ा नहीं हो सकता है लेकिन b से छोटा हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब b यहाँ पर 6 है, 6 से हम इसको r का मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक लिख सकते हैं। इस चीज़ को कहने का मतलब यह है कि r का मान इससे छोटा हो सकता है, लेकिन कहाँ तक, 5 तक। यानी कि हो सकता है r के मान इतने प्राप्त हो सकते हैं अगर इस टर्म को हम हल करेंगे तब। तो दोस्तों ये चीज़ आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ से पता चल जाता है हमको कि r हमारा b से छोटा है। तो इस चीज़ का मतलब यह हुआ कि हमारा b यहाँ पर 6 है तो r का मान 6 से बड़ा नहीं आ सकता। कहने का मतलब शेषफल हमारा 6 से बड़ा नहीं आ सकता, ना ही 6 के बराबर आ सकता है, लेकिन इतना आ सकता है कि इस चीज़ से छोटा आ सकता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह चीज़ हमको पता हो गई। तो a के मान संख्या a के मान संभवतः
निम्न प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों जब इस वाली टर्म में हम इनकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ हमको r का मान पता चल गया कि r जब हम 0 रखते हैं, ठीक, तो a बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम रखेंगे b का मान 6 है, तो यहाँ पर हमने 6 रखा। क्यों ऐसे ही लिखा रहने दिया। और फिर r प्लस, जब हमने r बराबर क्या रखा, यहाँ पर आप लिख सकते हो जब r बराबर 0 रखा तब कितना हो जाएगा 0, यानी कि a बराबर 6 क्यों हो जाएगा। और जब इसमें हम 1 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, फिर वही कंडीशन, यानी कि 6 और क्यों और प्लस 1। फिर जब 2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा 6 क्यों प्लस 2। फिर जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 क्यों प्लस 3। फिर जब 4 रखेंगे तो 6 क्यों प्लस 4। जब 5 रखेंगे तो 6 क्यों और प्लस 5। दोस्तों ये चीज़ हमको पता हो जाएगी। इस चीज़ यानी कि इस समीकरण से ये चीज़ हम यानी कि a के मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आशा करता हूँ समझ में आपकी आ गई होगी। फिर आपके क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको दर्शाना यानी कि दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 6 क्यों प्लस 1 और 6 क्यों प्लस 3 और या 6 क्यों प्लस 5 के रूप का हो सकता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। विषम और सम, दोस्तों इसमें से आपको केवल ये बताना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक यानी कि ये चीज़ इस रूप का हो सकता है और इस रूप का और इस रूप का। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे कि 6 क्यों a का मान, ठीक, a का मान 6 क्यों कामा 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 2 और 6 क्यों प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों 6 क्यों हमारी एक सम संख्या है और 6 क्यों प्लस 1 एक विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम 2 कॉमन सब में से निकाल सकते हैं, इसीलिए 6 क्यों और 6 क्यों प्लस 2 और 6 क्यों प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने माना कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। फिर b बराबर हम 6 निकाल लिया कंडीशन से। फिर इस दोनों संख्याओं को हम कंपेयर करते हैं तो a को बड़ा दिखा देते हैं, यानी कि a को भाज्य और 6 को भाजक। फिर हम दोस्त इधर r के संभवता मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। फिर दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से समीकरण का इस्तेमाल करते हुए हम संख्या a के मान संभवता निम्न प्रकार के हो सकते हैं, तो उनको हम निकाल लेते हैं। जब b बराबर हम 6 रखेंगे क्यों का स्थान पर क्यों और r के स्थान पर जब हम पहले कंडीशन 0 रखते हैं तो हमारा हो जाता है 6 क्यों। जब हम दोस्तों r का मान 1 रखते हैं यहाँ पर तो 6 क्यों प्लस 1 के रूप का, और इसी तरह इनके मान हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर दोस्तों शुरू में आपको ये बताया गया है कि आपको आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको दिखाना है कि ये जो कोई आपने विषम धनात्मक पूर्णांक माना है ये केवल 6 क्यों प्लस 1 और 6 क्यों प्लस 3 और 6 क्यों प्लस 5 के रूप का हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल आपके
आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन दोस्तों आपको विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर दोस्तों तीसरा प्रश्न है आपका, कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया हमको निकालना क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें से सदस्यों की संख्या हमारी दी गई 616 और दूसरी है 32। तो दोस्तों इसमें से हम ये देखते हैं, फिर वही प्रक्रिया कि 616 32 से बड़ा है तो हमने इसकी तरफ बड़े का चिन्ह लगा दिया। फिर दोस्तों हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्तंभों में अधिकतम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, फिर वही प्रक्रिया 32 से 616 को भाग देना है। 16 को भाग देना कितनी बार में लगेगा, 6 त्रिक 18। यानी कि अगर इस चीज़ को हम 2 टर्म है दोस्तों, 2 टर्म हम पहले ले लेते हैं, फिर अगर 2 बार लगाते हैं ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, 2 दूनी 4 3 दूनी 64 हो जाएगा। तो कितनी बार में लगेगा, 1 बार में। तो यहाँ करेंगे 32, यहाँ कितना है 1 हासिल लेंगे, हो जाएगा 11, और 11 में से 2 गया, कितना बचा 9। यहाँ कितना रह गया 5, और 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। फिर दोस्तों 2 संख्या यहाँ पर है, 2 संख्या यहाँ पर है, लेकिन ये संख्या छोटी है तो यहाँ पर इस चीज़ को हम आगे उतार लेते हैं। फिर अगर इसको हम दोस्तों 6 त्रिक 18 और 8 चौक 32, अगर 8 से गुणा करके देखते हैं कितना हो जाएगा। तो 8 से अगर इसको करते हैं तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल लाया 1, और 8 त्रिक 24 1 25। अगर इसमें हम 32 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 8 8 2। यानी कि दोस्तों हम इसको 9 बार लगा सकते हैं। 9 बार लगाने पर कितना प्राप्त होगा 288। नौ दून 18 के 8 हासिल लाया 1, और 9 त्रिक 27 27 1 28। अब दोस्तों यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 8 गए, कितना बचा 8। फिर यहाँ पर रहेगा 8, इधर टोटल इतना ही रह जाएगा। फिर ये प्रक्रिया हमारी यहीं से समाप्त होती है। शेषफल कितना प्राप्त हो गया है 8। तो दोस्तों इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या 616 बराबर 32
गुणे 19 और प्लस 8 कॉमा r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर इस चीज़ को हम क्या बनाते हैं, भाजक, और इस चीज़ को भाज्य। फिर कितनी बार में जाएगा, 8 चौक 32। दोस्तों यहाँ शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, 32 बराबर 8 गुणे 4 और प्लस 0 कामा r बराबर 0। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी HCF होगी, यानी कि अर्थात 8। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों आगे के क्वेश्चनों का हल करेंगे और विधिवत तरीके से हम इसी तरह आपको पढ़ाते रहेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।